सेट नंबर 18 है और कह रहा है कि ITI का सेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य स्विच कहाँ स्थापित किया जाता है। तो मुख्य स्विच कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मुख्य स्विच स्थापित किया जाता है प्रवेश बिंदु के पास और आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर। प्रवेश बिंदु के पास और आसानी से ऊपर से पहुंच योग्य स्थान पर मुख्य स्विच को लगाया जाता है। प्रवेश बिंदु के पास और आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर मुख्य स्विच को लगाया जाता है। सेकेंड कह रहा है कि न्यूट्रल तार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा न्यूट्रल तार के संबंध में कह रहा है, तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा। तो इसे स्विच यूनिट के रूप में लिंक के साथ काटा जाना चाहिए और इसमें कोई अलग ब्रेक नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल के संबंध में क्या हो जाएगा, तो इसे स्विच यूनिट के रूप में लिंक के साथ काटा जाना, किसके साथ, लिंक के साथ काटा जाना चाहिए और इसमें कोई अलग ब्रेक नहीं होना चाहिए न्यूट्रल तार में। ठीक है। कह रहे सागौन लकड़ी के बोर्ड की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए। जो सागौन लकड़ी का बोर्ड का न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी मोटाई होनी चाहिए कितना, तो 6.5 mm होता है। 6.5 mm होता है सागौन लकड़ी के बोर्ड की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो 6.5 mm होगा। 6.5 mm। फोर्थ नंबर करा कि हिंग टाइप मेटल बोर्ड के लिए उपयोग की जाने वाली सीट मेटल की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है। हिंग टाइप मेटल बोर्ड के लिए उपयोग की जाने वाली सीट मेटल का न्यूनतम मोटाई क्या होगा। तो हिंग टाइप मेटल बोर्ड के लिए उपयोग की जाने वाली सीट मेटल का न्यूनतम मोटाई कितना होगा, तो इसका मोटाई 2 mm होता है। कितना, 2 mm होता है। हिंग टाइप मेटल बोर्ड के लिए उपयोग किए जाने वाले सीट मेटल की न्यूनतम मोटाई कितना होता है, 2 mm होगा। करें स्विच बोर्ड को सिंक या गैस के चूल्हे से कम कितनी दूरी पर स्थापित करना चाहिए। स्विच बोर्ड को सिंक या गैस चूल्हे से कम कितनी दूरी पर स्थापित करना चाहिए। स्विच बोर्ड के सिंक या गैस चूल्हे से कम कितनी दूरी पर, तो इसको रखना चाहिए सिंक बोर्ड को कम से कम 2.5 मीटर पर। कितना, 2.5 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए सिंक बोर्ड को। सिंक या गैस चूल्हे से कम कितना दूरी पर सिंक बोर्ड को रखना चाहिए, तो 2.5 मीटर। अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में सिस्टम में न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है, तो इसका रंग होगा ब्लैक होगा। कौन सा कलर होगा, तो ब्लैक कलर होगा। अल्टरनेटिंग करंट में न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, तो ये काला होता है। कैसा, काला होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या फिक्स टाइप मेटल बोर्ड के सामने कितनी खाली जगह होनी चाहिए। फिक्स टाइप मेटल बोर्ड में के सामने कितनी खाली जगह होना चाहिए, तो इसका जगह होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए। फिक्स टाइप मेटल बोर्ड के सामने कितनी खाली जगह होना चाहिए, तो 1 मीटर को होना चाहिए। फिक्स टाइप मेटल बोर्ड के सामने खाली जगह कितना, 1 मीटर। कह रहा है कि उपकरणों की व्यवस्था करते समय पैनल के किनारों से कितनी दूरी के भीतर कोई छेद नहीं होना चाहिए। उपकरणों की व्यवस्था करते समय पैनल के किनारे से कितनी दूरी के भीतर कोई छेद नहीं होना चाहिए, तो कितनी दूरी पर होना चाहिए छेद नहीं, तो 1.3 सेंटीमीटर तक। कितना, 1.3 सेंटीमीटर तक। उपकरणों की व्यवस्था करते समय पैनल के किनारों से कितनी दूरी के भीतर कोई छेद नहीं होना चाहिए, तो उपकरणों की व्यवस्था करते समय पैनल के किनारों से कितनी दूरी तक भीतर कोई छेद नहीं होना चाहिए, तो 1.3 सेंटीमीटर। वितरण बोर्ड यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जमीन से अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। वितरण बोर्ड की जमीन से अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। वितरण बोर्ड से जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जमीन से कितना, तो 2 मीटर। करें यदि स्विच बोर्ड बाहरी मौसम के संपर्क में है तो इसका आवरण कैसा होना चाहिए। तो यदि स्विच बोर्ड बाहरी मौसम के संपर्क में है तो इसका आवरण कैसा होगा, तो इसका आवरण होगा मौसम रोधी होगा। कैसा होगा, वाटर प्रूफ होना चाहिए। यदि स्विच बोर्ड बाहरी मौसम के संपर्क में है तो इसका आवरण कैसा होना चाहिए, तो मौसम रोधी वाटर प्रूफ होना चाहिए। 3 फेज का जो वायरिंग के फेजों का रंग क्या होता है। 3 फेज में जो वायरिंग का फेजों का रंग कौन कौन होगा, तो 3 फेज में जो वायरिंग का रंग होगा उसमें कैसा होगा, लाल, पीला और नीला होगा। R/B होगा। कैसा, R/B
येलो बीच में होता है, रेड शुरू स्टार्टिंग में होता है, येलो बीच में, ब्लू लास्ट में होगा। R/B इसका होता है R/B। 12 कलर की मेटल क्लेड स्विच गियर को प्राथमिकता के आधार पर किस पर लगाया जाना चाहिए? मेटल क्लेड स्विच गियर को प्राथमिकता के आधार पर किस पर लगाया जाना चाहिए? तो इसको लगाया जाता है धातु के बोर्ड पर लगाया जाता है। मेटल क्लेड के स्विच गियर को प्राथमिकता के आधार पर किस पर लगाया जाना चाहिए? तो ये धातु के बोर्ड पर होता है। कौन से? धातु के बोर्ड पर लगाया जाता है, धातु के बोर्ड पर लगाया जाता है। मेटल क्लेड स्विच गियर को प्राथमिकता के आधार पर किस पर लगाया जाना चाहिए? धातु के बोर्ड पर। नेक्स्ट है ज्वलनशील गैसों वाले स्थानों पर किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करना चाहिए? तो ज्वलनशील गैसों वाले स्थानों पर किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका कौन सा प्रयोग करेंगे? तो अग्निरोधक या फ्लेम प्रूफ का। क्या कौन सा? तो अग्निरोधक। ज्वलनशील गैसों वाले स्थानों पर किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करेगा? तो अग्निरोधक या फ्लेम प्रूफ का। ज्वलनशील गैसों वाले स्थानों पर किस प्रकार का प्रयोग करेगा? तो अग्निरोधक और फ्लेम प्रूफ का प्रयोग किया जाता है। कैरमबोर्ड के दीवारों में धंसा कर लगाते समय सामने के भाग की सामग्री का होना चाहिए। तो बोर्ड को दीवार में धंसा कर लगाते समय सामने का भाग की सामग्री का होना चाहिए। तो कौन सा सामग्री का होगा सामने वाला दीवार? तो सागौन लकड़ी या अभ्रक का होना चाहिए। बोर्ड के दीवार को धंसा कर लगाते समय सामने का भाग की सामग्री का होना चाहिए। तो सागौन लकड़ी या अभ्रक का होना चाहिए। करा कि 15 नंबर वितरण बोर्ड पर इनमें से क्या अंकित होना चाहिए? वितरण बोर्ड पर इनमें से क्या अंकित होना चाहिए? तो इसमें इसका तो आंसर नहीं दिया गया, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। लाइट एंड फैन सब सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट होना चाहिए? लाइट एंड फैन सब सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट होना चाहिए? तो इसमें अधिकतम कितना 10 पॉइंट होते हैं। लाइट एंड फैन सब सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट होने चाहिए? तो 10 पॉइंट होगा। लाइट एंड फैन सब सर्किट में 10 पॉइंट। करा एक लाइट एंड फैन सब सर्किट का अधिकतम भार कितने वाट तक सीमित होना चाहिए? एक लाइट एंड फैन सब सर्किट का अधिकतम भार कितने वाट तक सीमित होना चाहिए? तो इसका भार 800 वाट तक होना चाहिए। एक लाइट एंड फैन सब सर्किट में अधिकतम भार कितने वाट का होना चाहिए? तो 800 वाट का होना चाहिए। कितना? 800 वाट का। पावर 18 नंबर कह रहा है कि पावर सब सर्किट में प्रत्येक सर्किट में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए? पावर सब सर्किट में प्रत्येक सर्किट में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए? तो कितना अधिकतम लोड होना चाहिए? तो इसका 3000 वाट होना चाहिए। पावर सब सर्किट में प्रत्येक सर्किट में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए? तो 300 वाट का। पावर सर्किट में प्रत्येक सर्किट में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए? तो 300 वाट का। कितना? 300 वाट का। वितरण बोर्ड की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए? तो वितरण बोर्ड का यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उसको स्थापना कहाँ किया जाता है? तो लोड केंद्र के जितना संभव हो उतना ही नज़दीक होना चाहिए। वितरण बोर्ड को जो लोड केंद्र के जितना संभव हो उतना ही नज़दीक उसको लगाना चाहिए वितरण बोर्ड को। कह कि फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो ये फ्यूज के डिज़ाइन के अनुसार किया जाना चाहिए। कौन से? फ्यूज कैरियर के डिज़ाइन के अनुसार। फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो फ्यूज कैरियर के डिज़ाइन के अनुसार। फ्यूज कैरियर के डिज़ाइन के अनुसार फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार का चयन किया जाता है। फ्यूज तार का करंट रेटिंग किस आधार पर आधारित होनी चाहिए? तो फ्यूज तार का करंट रेटिंग किस आधार पर आधारित होना चाहिए? तो इसका आधार का रेटिंग क्या होना चाहिए फ्यूज तार का? तो इसका रेटिंग होना चाहिए सर्किट में लगे हुए सबसे छोटे करंट रेटिंग वाले तार पर होना चाहिए। सर्किट में लगे हुए सबसे छोटे करंट रेटिंग वाले तार पर फ्यूज तार की करंट रेटिंग किस आधार पर होनी चाहिए? फ्यूज तार का करंट रेटिंग किस आधार पर लगाया जाता है? तो फ्यूज तार का करंट रेटिंग होता है जो सर्किट में लगे हुए सबसे छोटे करंट रेटिंग वाले तार पर डिपेंड करता है। सर्किट में लगे हुए सबसे छोटे करंट के रेटिंग पर तार वाले पर डिपेंड करता है फ्यूज तार का करंट। 22 करें कि उपभोक्ता के किसी भी बिंदु तक वोल्टेज में गिरावट कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए?
उपभोक्ता में किसी भी बिंदु तक वोल्टेज में गिरावट कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 3%। तो उपभोक्ता के किसी भी बिंदु तक कितने प्रतिशत तक उपभोक्ता के किसी भी बिंदु तक वोल्टेज में गिरावट कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतिम सब सर्किट में तांबे के चालक का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। जो अंतिम सब सर्किट में तांबे के चालक का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, 1.00 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अंतिम सब सर्किट में तांबे के चालक का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर रहता है। अंतिम सब सर्किट तांबे के चालक का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट कितना होता है, तो तांबे के चालक का अनुप्रस्थ कितना 1 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है अंतिम सब सर्किट में एल्यूमिनियम चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है, तो एल्यूमिनियम के कराए अंतिम सब सर्किट में एल्यूमिनियम का कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, 1.50 मिलीमीटर स्क्वायर होता है एल्यूमिनियम का अनुप्रस्थिक काट का क्षेत्रफल। चालक के न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए एल्यूमिनियम के, तो 1.5 mm का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कार्ड के लिए तांबे का चालक न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है। फ्लेक्सिबल कार्ड के लिए तांबे का चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है, तो कितना होता है, तो इसका होता है 0.50 mm स्क्वायर होता है। फ्लेक्सिबल कार्ड के लिए तांबे का चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है 0.50 मिलीमीटर स्क्वायर होता है फ्लेक्सिबल कार्ड का। पावर सब सर्किट में वायरिंग में तांबे का चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। पावर सब सर्किट की वायरिंग में तांबे के चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, तो तांबे के चालक के न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, तो 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। पावर सब सर्किट की वायरिंग में तांबे के चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। पावर सर्किट में वायरिंग में तांबे के चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना? 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूट्रल तार में किस प्रकार का स्विच या फ्यूज लगाया जाता है। न्यूट्रल तार में, तो न्यूट्रल तार में किस प्रकार का स्विच या फ्यूज लगाया जाता है, तो न्यूट्रल में कोई फ्यूज या स्विच नहीं लगाया जाता न्यूट्रल तार में, ठीक है, कोई फ्यूज नहीं। करें दीवारों पर वायरिंग फिक्सिंग के लिए लकड़ी के प्लग की लंबाई कितनी होती है। दीवारों पर जो वायरिंग फिक्सिंग के लिए लकड़ी के प्लग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो दीवारों पर वायरिंग फिक्सिंग के लिए लकड़ी प्लग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई होना चाहिए कितना, तो 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दीवारों पर वायरिंग फिक्सिंग के लिए लकड़ी के प्लग की लंबाई कितना, तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लकड़ी के प्लग होता है जो दीवार पर वायरिंग फिक्सिंग किया जाता है, तो लकड़ी के प्लग की लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर। करें लकड़ी का प्लग का बाहरी सिरा कितने सेंटीमीटर के वर्ग का स्क्वायर का होना चाहिए। तो जो लकड़ी का प्लग बनाया जाता है बाहरी सिरे पर कितने सेंटीमीटर का, तो इसका सेंटीमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का बाहरी प्लग बनाया जाता है। और दीवार के वायरिंग के फिक्सिंग के लिए कितना लकड़ी के प्लग की लंबाई कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर। और बाहरी सिरा के सेंटीमीटर कितना होता है, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है कि तारों को जोड़ते समय कंडक्टर के स्टैंड के संबंध में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तारों को जोड़ते समय कंडक्टर के स्टैंड्स के संबंध में क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो इसका स्टैंड में उन पर कोई कट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उन पर कोई कट नहीं आना चाहिए। कंडक्टर के स्टैंड के संबंध में क्या सावधानी रखना चाहिए जोड़ते समय, तो उन पर कोई कट नहीं होना चाहिए। कट होने से क्या हो जाएगा, तो लाइव वायर ऐड हो जाएगा। करें 31 नंबर ऊर्जा मीटर को किस स्थिति में स्थापित किया गया, तो ऊर्जा मीटर को किस स्थिति में स्थापित किया गया था। तो ऊर्जा मीटर को किस स्थिति में स्थापित किया गया था, तो वर्टिकल रेंज में ऊर्जा मीटर को स्थापित किया जाता है। वर्टिकल रेंज यानी ऊर्ध्वाधर के रूप में स्थापित किया जाता है ऊर्जा मीटर को।
कह रहा है कि ऊर्जा मीटर की ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए ताकि रीडिंग पढ़ना आसान हो जाए। तो ऊर्जा मीटर की ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए ताकि रीडिंग पढ़ना आसान हो जाए। तो ऊर्जा मीटर की ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो इसका 1 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। ऊर्जा मीटर की ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए ताकि रीडिंग पढ़ना आसान हो, तो 1 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है घरेलू स्थापना में सर्विस कनेक्शन को सबसे पहले किससे जोड़ा जाना चाहिए। तो घरेलू स्थापना में सर्विस कनेक्शन को सबसे पहले किससे जोड़ना चाहिए, तो इसको जोड़ा जाता है एनर्जी मीटर से, ऊर्जा मीटर से जोड़ा जाता है। घरेलू स्थापना में सर्विस कनेक्शन को सबसे पहले किससे जोड़ा जाना चाहिए, तो ऊर्जा मीटर से जोड़ा जाना चाहिए। किससे, ऊर्जा मीटर से। घरेलू स्थापना में सर्विस कनेक्शन को सबसे पहले किससे, तो ऊर्जा मीटर से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा मीटर के बाद उपभोक्ता का मुख्य स्विच को किससे जोड़ा जाना चाहिए। जो ऊर्जा मीटर के बाद उपभोक्ता के मुख्य स्विच को किससे जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है कटआउट से जोड़ा जाता है। किससे, तो ऊर्जा मीटर के बाद उपभोक्ता का मुख्य स्विच को किससे जोड़ा जाता है, तो कटआउट से जोड़ेंगे। ऊर्जा मीटर के उपभोक्ता के मुख्य स्विच को किससे जोड़ा जाना चाहिए, तो एक कटआउट से जोड़ा जाना चाहिए। जो उपभोक्ता के बाद ऊर्जा मीटर के बाद उपभोक्ता के मुख्य स्विच किससे जोड़ना चाहिए, तो ये कटआउट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 35 करें कि ऊर्जा मीटर की शुद्धता की सीमा पूर्ण लोड पर कितनी होनी चाहिए। ऊर्जा मीटर की शुद्धता की सीमा पूर्ण लोड पर कितनी होनी चाहिए, तो इसका सीमा कितना होना चाहिए, तो ऊर्जा मीटर की शुद्धता की सीमा पूर्ण लोड पर कितनी होनी चाहिए, तो इसका होता है +-3% होता है, +-3% होता है। ऊर्जा मीटर की शुद्धता की सीमा पूर्ण लोड कितना होता है, +-3% होगा। ऊर्जा मीटर की शुद्धता की सीमा पूर्ण लोड पर कितनी होती है, +-3%। करें बहुमंजिली इमारतों में ऊर्जा मीटर कहाँ लगाए जाने चाहिए। तो बहुमंजिली इमारतों में ऊर्जा का मीटर कहाँ लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 1 मीटर रूम में, 1 मीटर के रूम में लगाया जाता है। बहुमंजिला रहेगा तो ऊर्जा मीटर कहाँ लगाएगा, तो 1 मीटर रूम में। कहाँ पे, 1 मीटर रूम में लगाया जाता है। करें प्रत्येक भवन में कम से कम कितने लाइट सब सर्किट होने चाहिए। प्रत्येक भवन में कम से कम कितने लाइट सब सर्किट होने चाहिए। कल खुल दो, नहीं खुल दूँ। कम से कम 2 लाइट होना चाहिए प्रत्येक भवन में। कम से कम कितने लाइट सब सर्किट होने चाहिए, तो कम से कम 2 होना चाहिए। प्रत्येक भवन में कम से कम कितने लाइट सब सर्किट होना चाहिए, तो कम से कम 2 होने चाहिए। एक पावर सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए, एक पावर सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए, तो इसका 3000 वाट होना चाहिए। कौजी बोल बड़ा क्या लेना, किसमें छोड़ा है भगवान तो से ना करे रे, दुर्गाती करे पंखा उखा सब बजा रे, कैसे तू करा रे भगवान ले रखे नहीं बात ले मुँह में हम नहीं लूँगी ले पर लेना माफ कर, कहीं माफ करा, कैसे तू करा रे अब पंखा को जीव ले अब जो नहीं काला माथा पकड़ना तुम, अब पंखा बंद करके भला बात। एक पावर सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होना चाहिए, तो 3000 वाट होना चाहिए एक पावर सब सर्किट में। करेक्ट 39 करें कि इनकैंडेसेंट लैंप के लिए अनुशंसित रेटिंग क्या मानी जाती है। इनकैंडेसेंट लैंप के लिए अनुशंसित रेटिंग क्या मानी जानी चाहिए इनकैंडेसेंट लैंप के लिए, तो इसका रेटिंग होता है कितना 60 वाट तक होता है, 60 वाट तक होता है। इनकैंडेसेंट लैंप के लिए अनुशंसित रेटिंग क्या मानी जाना चाहिए, तो ये 60 वाट तक होता है। एक छत के पंखे के लिए मानक लोड रेटिंग क्या ली जाती है, तो एक छत के पंखे के लिए मानक लोड रेटिंग क्या ली जाती है, तो इसका मानक लोड रेटिंग क्या होती है, तो इसका होता है 60 वाट होता है। एक छत पंखे के लिए मानक लोड रेटिंग कितना होता है, 60 वाट होता है। कह रहा है कि 6 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितनी रेटिंग मानी जाती है, तो 6 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट है
आउटलेट पॉइंट के लिए कितनी रेटिंग होनी चाहिए, तो इसका आउटलेट पॉइंट के लिए तो 100 वाट होनी चाहिए। कितना, 100 वाट होने चाहिए। 6 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट है तो इसका आउटलेट पॉइंट कितना होना चाहिए, 100 वाट का होना चाहिए। कह पावर सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर के लिए अनुशंसित रेटिंग क्या होता है, तो 16 एम्पियर का अनुशंसित रेटिंग कितना होता है, तो इसका रेटिंग होता है 16 एम्पियर का, तो इसका रेटिंग होगा कितना, 1000 वाट तक होता है। पावर सॉकेट में आउटलेट 16 एम्पियर के अनुशंसित कितना, तो 1000 वाट तक होता है। 1000 पावर सॉकेट का आउटलेट 16 एम्पियर में अनुशंसित रेटिंग कितना होता है, तो कितना, 1000 वाट का होगा। कह रहा वायरिंग स्थापना की लागत के आकलन में क्या शामिल होता है, तो इसमें क्या शामिल होगा, तो इसका लोड, सामग्री और लोड हो जाएगा, सामग्री का बिल और लागत क्या हो इसमें शामिल हो जाएगा। वायरिंग स्थापना की लागत के आकलन में क्या शामिल होता है, तो लोड को, सामग्री के बिल को और जल लागत को। लोड और सामग्री के बिल और लागत को क्या किया जाता है, वायरिंग स्थापना में सभी को शामिल किया जाता है, लोड, सामग्री, बिल और लागत को। नेक्स्ट है ऊर्जा मीटर के टर्मिनल प्लेट के अंदर क्या उपलब्ध कराया जाता है, तो ऊर्जा मीटर के टर्मिनल प्लेट के अंदर क्या उपलब्ध कराया जाता है, तो क्या उपलब्ध कराएगा, तो इसका उपलब्ध कराता है कनेक्शन आरेख को उपलब्ध कराया जाता है। ऊर्जा मीटर के टर्मिनल प्लेट के अंदर कनेक्शन आरेख डायग्राम को क्या करता है, तो उपलब्ध कराएगा। ऊर्जा मीटर के टर्मिनल प्लेट के अंदर क्या उपलब्ध कराएगा, कनेक्शन आरेख को। करें कि एक कमरे में 2 सब सर्किट क्यों होने चाहिए, तो एक कमरे में 2 सब सर्किट क्यों रखेगा, तो क्योंकि ताकि एक में दोष होने पर पूरा अंधेरा ना हो। एक कमरे में 2 सब सर्किट क्यों रखा जाता है, तो एक खराब होने पर दूसरा क्या रहे, दूसरा ऑन रहे, जिसके कारण क्या रहेगा, तो कमरा में कभी अंधेरा नहीं होगा। तो इसका 45 का भी हो गया। सेट नंबर 19 कर रहा है। भारतीय विद्युत नियम रूल्स 1956 के अनुसार किसी भी नए पूर्ण हो चुके घरेलू वायरिंग अधिष्ठापन को मुख्य विद्युत आपूर्ति से जोड़ने और सेवा में लाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, तो किसमें अनिवार्य, तो निरीक्षण और उपयुक्त परीक्षण करना। भारतीय विद्युत नियमों 1956 के अनुसार किसी भी नए पूर्ण हो चुके घरेलू वायरिंग अधिष्ठापन को मुख्य विद्युत आपूर्ति से जोड़ने और सेवा में लाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अनिवार्य रूप में किया जाना चाहिए, तो इसका होना चाहिए निरीक्षण और उपयुक्त परीक्षण करना। निरीक्षण और उपयुक्त परीक्षण करना। निरीक्षण और उपयुक्त परीक्षण में कर। नेक्स्ट है घरेलू प्रकाश व्यवस्था सर्किट के निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है कि सभी एक ध्रुवीय स्विच केवल एक फेज और लाइव कंडक्टर पर ही स्थापित करें। तो घरेलू प्रकाश व्यवस्था सर्किट के निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है कि सभी एक ध्रुवीय स्विच केवल फेज या लाइव कंडक्टर पर ही स्थापित किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है सुरक्षा और ध्रुवता बनाए रखने के लिए करता है। जो लाइटिंग सर्किट है जो डोमेस्टिक में लगा रहता है उसको निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है कि सभी एक ध्रुवीय स्विच केवल एक फेज में या लाइव कंडक्टर पर ही स्थापित। एक ध्रुवीय स्विच को कहाँ केवल फेज या लाइव कंडक्टर पर ही स्थापित किया गया है, तो इसका सुरक्षा और ध्रुवता बनाए रखने के लिए यह चेक करता है। किसके लिए, सुरक्षा और ध्रुवता बनाए रखने के लिए कि एक फेज पर है कि 2 फेज पर लाइव कंडक्टर है। तीसरा नंबर करें कि निरंतरता या खुला सर्किट परीक्षण करने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट करने से पहले निरंतरता या खुला सर्किट परीक्षण करने से पहले सुरक्षा की दृष्टि और सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए मुख्य स्विच और सर्किट फ्यूज के साथ क्या किया जाना चाहिए, तो ये मुख्य स्विच को चालू रखना चाहिए। किसका, मुख्य स्विच को क्या रखेगा, चालू रखेगा।
नेक्स्ट है जब मेगर का उपयोग एक अधिष्ठापन परीक्षण किया जाता है मेगर का, तो यदि स्विच की बारी से ऑन या ऑफ करने पर मेगर शून्य और अनंत रीडिंग दिखाई देता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो जब मेगर को उपयोग करके अधिष्ठापन परीक्षण किया जाता है, तो यदि स्विच को बारी से ऑन या ऑफ करने पर मेगर शून्य और अनंत रीडिंग दिखाता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा सर्किट में निरंतरता और ध्रुवता का सही दर्शाता है। निरंतरता और ध्रुवता को सही दर्शाता है मेगर। जो अधिष्ठापन परीक्षण किया जाता है, यह स्विच बारी से ऑन या ऑफ करने या मेगर शून्य और अनंत रीडिंग दिखाता है सर्किट में निरंतरता और ध्रुवता सही रखने के लिए। ध्रुवता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना होता है कि फ्यूज और स्विच हमेशा लाइव तार से जुड़े हों, और यह परीक्षण असफल रहता है। उपभोक्ता के लिए इसका सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? तो उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा स्विच बंद होने पर भी उपकरण में करंट रहना। स्विच बंद होने पर भी क्या रहता है? तो उपकरण में करंट रहता है। ध्रुवता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि सुनिश्चित करता है कि फ्यूज और स्विच हमेशा लाइव तार से जुड़े हों, और यदि यह परीक्षण असफल रहता है तो उपभोक्ता के लिए इसका सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? तो इसका सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? स्विच बंद होने पर भी उपकरण का 26 नंबर कह रहा है कि ध्रुवता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि फ्यूज और स्विच हमेशा लाइव तार से जुड़े हों। फ्यूज और स्विच क्या होना चाहिए? हमेशा लाइव तार से जुड़े हुए। जब परीक्षण असफल रहता है उपभोक्ता के लिए इसका सबसे बड़ा खतरा क्यों हो सकता है? उपभोक्ता के लिए तो इसका सबसे बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि स्विच बंद होने पर उपकरण में करंट रहना। स्विच बंद रहेगा तो फिर भी क्या रहेगा? तो उपकरण में करंट आ जाता है। ध्रुवता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि फ्यूज और स्विच में हमेशा लाइव तार से जुड़े हैं। यदि परीक्षण असफल रहता है तो उपभोक्ता के लिए इसका सबसे बड़ा खतरा होगा कि स्विच करने पर भी ऑन इस पर करंट रहेगा। स्विच करने पर ऑन रहेगा करंट। नेक्स्ट करें कि वायरिंग अधिष्ठापन में चालकों और भूमि के बीच शोधन प्रतिरोध परीक्षण। चालकों और भूमि के बीच रोधन प्रतिरोध परीक्षण किन बिंदुओं के बीच जोड़कर परीक्षण किया जाता है? किन बिंदुओं के बीच में जोड़कर परीक्षण करेगा? तो चालक और भूमि के बीच रोधन प्रतिरोधन परीक्षण। चालक और भूमि के बीच रोधन और प्रतिरोधन परीक्षण के दौरान मेगा टर्मिनलों को किन बिंदु के जोड़कर परीक्षण किया जाता है? तो इसका परीक्षण किया जाता है किन बिंदुओं के? तो जुड़े हुए कंडक्टर और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में किया जाता है। जुड़े हुए कंडक्टर और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में क्या करता है? मेगा टर्मिनलों को क्या करते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है, कंडक्टर और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में। करा विद्युतीय स्थापना के निरीक्षण के दौरान BIS 732 पार्ट 3 1982 के संदर्भ में दोष के पहुँचाने होने पर अधिष्ठापन को सेवा में लाने से पहले क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाना चाहिए? अधिष्ठापन को सेवा में लाने से पहले क्या सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए? तो इसका सुधारात्मक कदम क्या उठाना चाहिए? तो इसका सुधारात्मक कथन क्या हो जाएगा? तो दोष के निवारण और पुनः परीक्षण करना चाहिए। दोष के निवारण और पुनः परीक्षण करना चाहिए। किसी प्रकाश परिपथ में उपयोग किए जाने वाले 3 पिन सॉकेट के मामले में, किसी प्रकाश परिपथ में उपयोग किए जाने वाले 3 पिन सॉकेट के मामले में सुरक्षा नियमों के अनुसार तीसरी पिन के अनिवार्य रूप से किसके साथ जोड़ा जाता है? सुरक्षा के नियमों के अनुसार तीसरी पिन के अनिवार्य रूप से किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए? तो ये जोड़ा जाता है किसके साथ? तो उचित रूप से भू संपर्क अर्थ बायर से जोड़ा जाना चाहिए। उचित रूप से भू संपर्कित अर्थ बायर से। किसी प्रकाश परिपथ में उपयोग किए जाने वाले 3 पिन सर्किट के मामले में सुरक्षा नियमों के अनुसार तीसरी पिन को अनिवार्य रूप से किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए? तो अनिवार्य रूप से उचित रूप से भू संकल्पित अर्थ बायर से जोड़ना चाहिए। किसी परिपथ में उपयोग किए जाने वाले 3 पिन सर्किट के मामले में सुरक्षा नियमों के अनुसार तीसरी पिन को अनिवार्य रूप से किसके साथ जोड़ना चाहिए? तो भू संपर्क अर्थ बायर से।
है रोधन प्रतिरोधन के परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरा अधिष्ठापन सुरक्षित है, मेगर द्वारा दी गई रीडिंग समानता किस मान से कम नहीं होना चाहिए। तो किस मान से कम नहीं होगा, तो इसका किस मान से नहीं कम होगा, तो ये मान हो जाएगा 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। जो रोधन प्रतिरोधन के परीक्षण करते समय सुनिश्चित करने के लिए पूरा अधिष्ठापन सुरक्षित है, मेगर द्वारा दी गई रीडिंग समानता किस मान से कम नहीं होना चाहिए। तो मेगर द्वारा कितना मान से कम नहीं होना चाहिए, तो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि यदि किसी वायरिंग में सिस्टमों में जोड़ें और आवश्यकता होती है कि BIS मानकों के अनुसार कंडक्टरों को सीधे मरोड़ने के बजाय किसी विधि का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो कंडक्टरों को सीधे मरोड़ने के बजाय किसी विधि का उपयोग करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये होता है उचित कनेक्टर और जंक्शन बॉक्स का उपयोग किया जाता है। उचित कनेक्शन और जंक्शन बॉक्स के उपयोग किया जाता है। यदि किसी वायरिंग सिस्टम में जोड़े आवश्यकता होती तो BIS मानकों के अनुसार कंडक्टरों को सीधे मरोड़ने के बजाय किसी विधि का उपयोग करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो उचित कनेक्टर और जंक्शन बॉक्स का उपयोग किया जाता है। उचित कनेक्टर और जंक्शन बॉक्स का कंड्यूट वायरिंग में तारों की संख्या चयन करते समय किसमें कंड्यूट वायरिंग में तारों की संख्या के चयन करते समय किसी भारतीय मानक ब्यूरो कोड के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किस भारतीय मानक ब्यूरो कोड के नियमों का पालन करना अनिवार्य, ताकि पाइप के अंदर तारों में अत्यधिक उत्पन्न करती है। क्या करता है, ताकि पाइप के अंदर तारों में अत्यधिक उत्पन्न करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका BIS 732/2 हो जाएगा। BIS 732/2। कंड्यूट वायरिंग में तारों की संख्या के चयन करते समय किस भारतीय मानक ब्यूरो कोड के नियम का पालन करना अनिवार्य है, ताकि पाइप के अंदर तारों में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न ना हो। पाइप के अंदर तारों में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो। तो BIS 732/2। निरंतरता परीक्षण के दौरान यदि मेगर शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित करता है जबकि स्विच ऑफ स्थिति में है, तो यह परिपथ की किस स्थिति की ओर संकेत करता है। तो निरंतरता परीक्षण के दौरान यदि मेगर शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित करता है जबकि स्विच ऑफ स्थिति में, यह परिपथ किस स्थिति की ओर संकेत करेगा, तो इसका स्थिति होगा 12 का D। परिपथ में कोई लोड नहीं होगा। नेक्स्ट है ध्रुवता परीक्षण को पुराने और नए दोनों प्रकार के अधिष्ठापनों में अनिवार्य क्यों माना जाता है, विशेष रूप से जहां एकल ध्रुवीय ऊर्जा नियंत्रण उपकरण लगे हों। तो ध्रुवता परीक्षण को पुराने और नए दोनों प्रकार के अधिष्ठापनों में अनिवार्य क्यों माना जाता है, विशेष रूप से जब एकल ध्रुवीय ऊर्जा नियंत्रण उपकरण लगे हो तब। तो क्या माना जाता है, तो इसका माना जाता है अर्थिंग को मजबूत करने के लिए ध्रुवीय परीक्षण पुराने और नए दोनों प्रकार के अधिष्ठापनों में अनिवार्य क्यों माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से वहाँ एकल ध्रुवीय ऊर्जा नियंत्रण उपकरण लगे होते। एकल ध्रुवीय ऊर्जा नियंत्रण कहाँ लग रहा है, तो अर्थिंग को मजबूत करने के लिए लग रहा था। नेक्स्ट है वितरण बोर्ड पर सर्किटों की पहचान के लिए BIS नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सबसे अधिक पेशेवर और सुरक्षित माना जाता है। सबसे अधिक पेशेवर और सुरक्षित अभ्यास माना जाता है, तो क्या माना जाता है, तो इसका माना जाता है इसका कागज़ की पर्चियों का चिपकाना। कागज़ की पर्चियाँ चिपकाना कौन सा अभ्यास सबसे अधिक पेशेवर और सुरक्षित माना जाता है, तो कागज़ की पर्चियाँ चिपकाना अधिक पेशेवर और सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर करा कि वायरिंग अधिष्ठापन परीक्षण मेगर की रीडिंग अस्थिर है। मेगर का रीडिंग क्या अस्थिर है, और तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है जो परीक्षण के परिणामों को प्रभावित करता है। तो मेगर का रीडिंग क्या अस्थिर होता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है जो परीक्षण के परिणामों को प्रभावित करता है। तो परीक्षण के परिणामों को प्रभावित कौन करेगा, तो ये करता है नमी या ढीले कनेक्शन परीक्षण के परिणामों को क्या करता है, तो प्रभावित कर सकता है।
नेक्स्ट है इंसुलेंस रेजिस्टेंस चालकों के बीच के दौरान मेगर के साथ परीक्षण शुरू करने से पहले मुख्य स्विच को ऑफ करके और फ्यूज निकालकर सभी लैंपों को उनके होल्डर से हटाना क्यों अनिवार्य है? मुख्य स्विच को ऑफ करके फ्यूज निकालकर सभी लैंपों को उनको होल्डर से हटाना क्यों अनिवार्य माना जाता है? तो क्यों अनिवार्य माना जाता है? तो सर्किट के सभी लोड को पूरी तरह से अलग करने के लिए। सर्किट के सभी लोड को पूरी तरह से अलग करने के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस के दौरान मेगर के साथ परीक्षण शुरू करने से पहले मुख्य स्विच को ऑफ करके और फ्यूज निकालकर सभी लैंपों को उनको होल्डर से हटाना क्यों अनिवार्य माना जाता है? तो सर्किट के सभी लोड को पूरी तरह से अलग करने के लिए। कह रहे इतना विधि में अनुसार BIC मानकों के तहत रोधन प्रतिरोध की गणना करने के लिए किस विशिष्ट सूत्र का उपयोग किया जाता है जहां आउटलेट की संख्या क्या हो तो महत्वपूर्ण होती है? BIS मानकों के तहत रोधन प्रतिरोध की गणना के लिए किस विशिष्ट सूत्र का उपयोग किया जाता है जहां आउटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है? तो आउटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होता है तो कहाँ पे होगा आउटलेट की संख्या? तो ये ऑप्शन देते तो गए करे यदि किसी वायरिंग अधिष्ठापन में PVC इंसुलेटेड केबल्स के उपयोग किया गया तो BIS के अनुसार गणना के सूत्र में 50 के स्थान पर किस मानों को प्रतिस्थापित करके मानक रोधन प्रतिरोध ज्ञात किया जाना चाहिए? तो किसका ही मानक प्रतिरोध को ज्ञात करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा 12.5। किसका मान को मानक रोधन प्रतिरोध के ज्ञात किया जाता है? मानक प्रतिरोधन किसके स्थान पर? 50 के स्थान पर 12.5 यूज किया जाता है। ठीक है। IE नियमों के अनुसार विद्युत अधिष्ठापन में लीकेज करंट का मान अधिष्ठापन के पूर्ण भार करंट के किस अधिकतम भाग से अधिक होना चाहिए? तो IE नियमों के अनुसार किसी भी विद्युत अधिष्ठापन में लीकेज करंट का मान अधिष्ठापन के पूर्ण भार करंट का कि किस अधिकतम भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? पूर्ण भार करंट का किस भाग का अधिकतम नहीं होना चाहिए? तो इसका अधिकतम किसका नहीं होना चाहिए? तो 1/5000 भाग का अधिकतम नहीं है, 1/5000 भाग का। रोधन प्रतिरोध के लिए अंगूठा नियम क्या कहता है? जो किसी भी समान अधिष्ठापन के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मापित रोधन प्रतिरोध मान को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। जो किसी भी समान अधिष्ठापन के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मापित रोधन प्रतिरोध मान को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। तो किससे होगा? तो यह 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। सब बड़ी गाड़ी छोड़ा। रोधन प्रतिरोध के लिए अंगूठा नियम क्या कहता है? अंगूठा नियम क्या कहता है? जो किसी भी समान अधिष्ठापन के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मापित रोधन प्रतिरोध मान को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता। तो मापित रोधन प्रतिरोध मान को स्पष्ट रूप से तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। करें कि यदि अविच्छिन्नता अथवा खुला सर्किट परीक्षण के दौरान मेगर बहुत उच्च प्रतिरोध दिखाता है तो फाइल इतना JPG के तालिका के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? मेगर बहुत उच्च प्रतिरोध दिखा रहा है तो इसका संभावित मान क्या होगा? तो इसका संभावित मान होगा सर्किट के फ्यूज उड़ा हुआ और टर्मिनल पर ढीला संबंध होना चाहिए। सर्किट का फ्यूज उड़ा हुआ और या टर्मिनल पर ढीला होता है। 22 कह रहा है चालकों और पृथ्वी के बीच रोधन प्रतिरोध के परीक्षण करते समय चालकों और पृथ्वी के बीच रोधन प्रतिरोध का परीक्षण करते समय मेगर के एक टर्मिनल को फेज और न्यूट्रल के शॉर्ट किए गए बिंदु से और न्यूट्रल के शॉर्ट किए गए बिंदु से और दूसरे को किससे जोड़ना चाहिए? तो किससे जोड़ना चाहिए? तो ये जोड़ा जाएगा 22 का
22 के किससे जोड़ा जाना चाहिए, तो ये अर्थ की निरंतरता कंडक्टर से जोड़ना चाहिए, अर्थ के निरंतर कंडक्टर से जोड़ना चाहिए। कल कह रहा है पोलैरिटी टेस्ट के दौरान नियॉन टेस्ट की रोशनी यह सुनिश्चित करने के लिए कहाँ प्रकाशित होने चाहिए कि स्विचिंग केवल लाइव कंडक्टर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। कह रहा है कि पोलैरिटी टेस्ट के दौरान नियॉन टेस्टर की रोशनी यह सुनिश्चित करने के लिए कहाँ प्रकाशित होनी चाहिए कि स्विचिंग केवल लाइव कंडक्टर के द्वारा ही नियंत्रित हो रही है। लाइव कंडक्टर के द्वारा ही नियंत्रित हो रही है तो कहाँ पे रखेगा, तो ये 23 का क्या हो जाएगा, तो इसका सॉकेट के दाहिने तरफ के छिद्र में कहाँ रखेगा, तो सॉकेट के दाहिने तरफ के छिद्र में जब स्विच ऑन हो यहाँ पे रखेगा, स्विच ऑन रहेगा। पोलैरिटी टेस्ट के दौरान नियॉन टेस्टर की रोशनी यह सुनिश्चित करने के लिए कहाँ प्रकाशित होनी चाहिए कि स्विचिंग केवल लाइव कंडक्टर द्वारा ही नियंत्रित हो रही, तो सॉकेट के दाहिनी तरफ के छिद्र में जब स्विच क्या हो ऑन। दोषपूर्ण स्थिति में एक दूसरे स्विच का संचालन करने पर मेगर की रीडिंग में दोषपूर्ण स्थिति में एक दो में स्विच के संचालन करने पर मेगर की रीडिंग में बदलाव आता है। किसमें, मेगर की रीडिंग में बदलाव आता है तो तालिकानुसार इस दोष के निवारण के लिए क्या सलाह दी गई है। दोषपूर्ण स्थिति में एक दूसरे स्विच के संचालन करने पर मेगर की रीडिंग में बदलाव आता है तो तालिकानुसार इस दोष के निवारण के लिए क्या सलाह दिया जाता है, तो ये होता है स्विच के दोष ज्ञात करने के लिए स्विच को एक एक करके संचालित करना है। स्विच के दोष को ज्ञात करने के लिए स्विच को एक एक करके संचालित करना है। दोषपूर्ण स्थिति में दूसरे में स्विच के संचालन करने पर मेगर की रीडिंग में क्या बदलाव होता है, तो स्विच के दोष ज्ञात करने के लिए स्विच को एक एक करके संचालित करना है। रोधन प्रतिरोधन परीक्षण के लिए मेगर को घुमाते समय इसकी गति के संबंध में कौन से निर्देश दिए गए जो परीक्षण के विवरण के रूप में उल्लेखित करता है, तो कौन से गति का दिया गया, तो 26 का क्या दें, मेगर को उसकी निर्धारित गति से होता है। वितरण फ्यूज बॉक्स में परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर के दौरान सभी स्विच क्या रहते हैं, तो ऑन रहते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर के दौरान सभी स्विच ऑन स्थिति में क्या होता है, तो सभी स्विच ऑन स्थिति में ताकि सभी वायरिंग और होल्डर के इंसुलेशन की जांच एक साथ हो जाए, ताकि सभी वायरिंग और होल्डर के इंसुलेशन किया जाए तो ये जांच एक साथ हो सके। इसलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंट बिटवीन कंडक्टर को सभी स्विच क्या रखते हैं, तो ऑन रखते हैं। यदि रोधन प्रतिरोधन के मान निर्धारित मानक मानों से यदि रोधन प्रतिरोधन का मान निर्धारित मानक मानों से बहुत कम आता है, वायरिंग अधिष्ठापन की सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए। यदि रोधन प्रतिरोधन का मान निर्धारित मानक मानों से बहुत कम आता है तो वायरिंग अधिष्ठापन की सुरक्षा की स्थिति को सुधारने का प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए, तो इसका प्राथमिक कदम क्या रखेगा, तो दोषपूर्ण हिस्से की पहचान कर और उसे बदलना या मरम्मत करना चाहिए। दोषपूर्ण हिस्से की पहचान कर उसे बदलना या मरम्मत करना चाहिए। रोधन प्रतिरोधन के मान निर्धारित करने के लिए रोधन प्रतिरोधन के मान निर्धारित करें मानकों मानों से बहुत कम आता है। वायरिंग अधिष्ठापन की सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए, तो दोषपूर्ण हिस्से को पहचान कर उसे बदलना या मरम्मत करना होता है। कराई चित्र इतना में दिया गया है और यदि स्विच क्या हो, स्विच ऑफ हो स्थिति में और मेगर भी शून्य रीडिंग दिखाता है तो वायरिंग अधिष्ठापन में किसका एक गंभीर समस्या को प्रदर्शित करता है, तो मेगर शून्य है और मेगर ऑफ है और रीडिंग शून्य दिखा रहा है तो कौन सी स्थिति में होगा, तो ये कौन सी स्थिति में होगा, तो इसका स्थिति होगा शॉर्ट सर्किट या इंसुलेशन पूरी तरह से क्या हो जाए, फेल हो। शॉर्ट सर्किट या इंसुलेशन पूरी तरह से फेल हो जाए।
वायरिंग यदि स्थापन में निरीक्षण और परीक्षण की प्रक्रिया में न्यूऑन टेस्टर का प्राथमिक उपयोग फाइल में दिए गए विवरण के अनुसार मुख्य रूप से किस जांच के लिए किया जाता है? तो न्यूऑन टेस्टर का प्राथमिक उपयोग फाइल में दिए गए विवरण के अनुसार मुख्य रूप से किसका जांच के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है फेज की उपस्थिति और पोलरिटी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। फेज की उपस्थिति और पोलरिटी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। वायरिंग यदि स्थापन के निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रिया में न्यूऑन टेस्टर का प्राथमिक उपयोग फाइल में दिए गए विवरण के अनुसार किस जांच के लिए किया जाता है? तो फेज की उपस्थिति और पोलरिटी को सुनिश्चित करने के लिए होता है। वायरिंग प्रणाली सिस्टम अर्थिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और मानकों के अनुसार इसे सबसे अधिक कहाँ लागू किया जाता है? वायरिंग प्रणाली में सिस्टम अर्थिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और मानकों के अनुसार इसमें सबसे अधिक कहाँ लागू किया जाता है? तो ये कहाँ लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाता है वायरिंग सिस्टम की सुरक्षा के लिए और पावर जनरेटिंग स्टेशनों पर लागू किया जाता है। वायरिंग सिस्टम की सुरक्षा के लिए और पावर जनरेटिंग स्टेशनों पर लागू किया जाता है। वायरिंग प्रणाली में सिस्टम अर्थिंग के प्राथमिक उद्देश्य क्या है और मानकों के अनुसार इससे सबसे अधिक कहाँ लागू हुआ है? तो वायरिंग सिस्टम की सुरक्षा के लिए और पावर जनरेटिंग स्टेशनों पर लागू किया जाता है। विद्युत प्रतिष्ठानों में उपकरण अर्थिंग को कैसे प्रभावित किया जाता है और इसे मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है? मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक है? तो विद्युत प्रतिष्ठानों में उपकरण अर्थिंग को कैसे प्रभावित किया जाता है और इसे मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक होता है? तो ये आवश्यक होता है किस लिए? तो ये आवश्यक होगा ये जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करना, जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसफार्मर को अर्थिंग करना। ठीक है। 33 करा कि दस्तावेज में दी गई शब्दावली के अनुसार विद्युत कंडक्टर के संदर्भ में डेड शब्द का क्या अर्थ होता है? डेड शब्द का तो डेड शब्द का अर्थ होता है शून्य विभव वाले कंडक्टर और किसी भी लाइव सिस्टम से कटा हुआ। डेड शब्द का मतलब होता है शून्य विभव वाला कंडक्टर और किसी भी लाइव सिस्टम से कटा हुआ। ठीक है। कह है कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या है और विद्युत वायरिंग के उपकरण प्रणाली में इसका विशिष्ट कार्य क्या होता है? तो इसका विद्युत वायर प्रणाली में इसका विशिष्ट कार्य क्या होगा? तो इसका इंसुलेशन के धातु के हिस्सों के अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ना, इंसुलेशन के धातु के हिस्सों के अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ना होता है। कह रहा 35 में कह रहा कि प्रदान की गई छवि तालिका के अनुसार सूखी अवस्था में मानव शरीर की त्वचा की विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? सूखी अवस्था मानव शरीर की त्वचा का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होता है? सूखी अवस्था में मानव शरीर की त्वचा का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होता है? तो इसका विशिष्ट मान होता है कितना? 1000 से 60,000 ओम के बीच में होता है। 10,000 से 1 लाख से 6 लाख के बीच में होने होते हैं। ठीक है। इतना डेटा के आधार पर त्वचा गीली होने पर हाथ से पैर तक मानव शरीर के अनुमानित प्रतिरोध क्या है? तो मानव शरीर का अनुमानित प्रतिरोध क्या होता है? तो ये होता है 1000 ओम के बीच में होता है। डेटा के आधार पर त्वचा गीली होने पर हाथ से पैर तक मानव शरीर के अनुमानित प्रतिरोध क्या होता है? तो 1000 ओम के बीच में होता है। कह रहा है कि 240 वोल्ट एसी सर्किट के मामले में जहां धातु की बॉडी अर्थ नहीं है और 1000 ओम शरीर प्रतिरोध वाले व्यक्ति के माध्यम से कितना लीकेज करंट गुजरता है? तो 1000 ओम शरीर के प्रतिरोध वाले व्यक्ति के माध्यम से कितना लीकेज करंट गुजरता है? तो क्वेश्चन नंबर 37।
37 का कितना होता है, तो ये बी होगा, 240 मिली एम्पियर होता है। जब कोई दोष उत्पन्न होता है जो उपकरण की धातु बॉडी में 240 वोल्ट पर लाइव कर देता है, तो व्यक्ति की सुरक्षा अर्थिंग क्यों प्रभावी होता है। तो जब कोई दोष उत्पन्न होता है जो किसी उपकरण की धातु बॉडी को 240 वोल्ट पर लाइव कर देता है, तो व्यक्ति की सुरक्षा अर्थिंग क्यों प्रभावित करती है। तो ये धातु बॉडी को पृथ्वी के समान शून्य विभव पर बनाए रखती है। यह धातु की बॉडी को पृथ्वी के समान शून्य विभव पर बनाए रखता है। नेक्स्ट है 39। दस्तावेज के अनुसार अर्थिंग में प्रयुक्त स्टील या गैल्वेनाइज आयरन रॉड इलेक्ट्रोड के लिए न्यूनतम आवश्यक व्यास क्या होता है। अर्थिंग में प्रयुक्त स्टील या गैल्वेनाइज आयरन रॉड इलेक्ट्रोड के लिए न्यूनतम आवश्यक व्यास कितना होगा, तो न्यूनतम आवश्यक व्यास होता है 16 mm होता है, 16 mm होगा। यदि स्टील के बजाय तांबे के छड़ का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, स्टील के बजाय तांबे की छड़ के उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, प्रदान किए गए तकनीकी पाठ के निर्दिष्ट न्यूनतम व्यास क्या होता है। तो निर्दिष्ट न्यूनतम व्यास कितना होगा, तो ये न्यूनतम व्यास 12.5 mm होगा। यदि स्टील के बजाय तांबे की छड़ का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, तो प्रदान किए गए तकनीक पार्ट का निर्दिष्ट न्यूनतम व्यास कितना होता है, 12.5 मिलीमीटर होता है। सुरक्षा डेटा के अनुसार यदि लीकेज करंट 240 मिली एम्पियर है और कोई व्यक्ति लाइव मेटल बॉडी संपर्क में आता है, तो उसके साथ क्या होता है। तो कोई व्यक्ति लाइव मेटल बॉडी के संपर्क में आता है तो उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ होता है यह अत्यंत खतरनाक और संभावित रूप से घातक हो सकता है। सुरक्षा डेटा के अनुसार लीकेज करंट 240 मिली एम्पियर है और कोई व्यक्ति लाइव मेटल बॉडी के संपर्क में आता है तो उसके साथ क्या होता है, तो यह अत्यंत खतरनाक और संभावित रूप से क्या होता है, घातक हो सकता है। नेक्स्ट है 42 का रंग। उचित रूप से अर्थ किए गए सिस्टम फ्यूज की क्या भूमिका होती है जब इंसुलेशन दोष लाइव तार को धातु बॉडी को शॉर्ट कर देती है। इंसुलेशन दोष लाइव तार को धातु बोर्ड से शॉर्ट कर देता है, तो ये कौन कर देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पृथ्वी पर उच्च करंट प्रवाह के कारण सर्किट उड़ाना या डिस्कनेक्ट करना होता है। 42 का बी। पृथ्वी पर उच्च करंट प्रवाह के कारण सर्किट को उड़ाना या डिस्कनेक्ट करना होता है। उचित रूप से अर्थ सिस्टम में फ्यूज की क्या भूमिका होती है जब इंसुलेशन दोष से लाइव तार के धातु बॉडी के शॉर्ट सर्किट कर देता है, तो पृथ्वी पर उच्च करंट प्रवाह के कारण सर्किट को उड़ाना और डिस्कनेक्ट करना होता है। गुस्सा 43 प्रदान की गई छवि में परिभाषा के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड शब्द विशेष रूप में किसे संदर्भित करता है। अर्थ इलेक्ट्रोड शब्द में विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता है कम प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करने के लिए और पृथ्वी में दबी धातु प्लेट या पाइप या कंडक्टर के लिए होता है। कम प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करने के लिए पृथ्वी में दबी धातु की प्लेट और पाइप के कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 44 कह रहा है कि पाठ के अनुसार विद्युत प्रतिष्ठानों में अर्थिंग प्रदान करने के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि बताया गया है कि कारण नहीं हो सकता। भवन ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लिए किया जाता है। 44 का सी इसका हो जाए। 45 का कह रहा है रॉड और पाइप इलेक्ट्रोड के तकनीक विवरण के अनुसार इलेक्ट्रोड की सतह की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो रॉड और पाइप इलेक्ट्रोड के तकनीक विवरण के अनुसार इलेक्ट्रोड की सतह की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो इसकी सतह की स्थिति होनी चाहिए या साफ होना चाहिए और पेंट एनेमल खराब संवाहक सामग्री से ढका नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 के कितना होता है, तो रॉड पाइप इलेक्ट्रोड के तकनीक विनिर्देशों के अनुसार जमीन में स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम लंबाई कितनी बनाए रखी जानी चाहिए। तो आवश्यक न्यूनतम लंबाई कितनी, तो इसका 2.5 मीटर होता है।
गैल्वेनाइज या लोहे स्टील से बने प्लेट इलेक्ट्रोडों को स्थापित करते समय मानकों के अनुसार प्लेट की आवश्यक न्यूनतम मोटाई कितनी हो जाती है? तो 6.3 मिलीमीटर होता है, 6.3 मिलीमीटर। जैसा कि पाठ में वर्णित है, विद्युत आर्थिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले तांबे का जीआई प्लेट इलेक्ट्रोड के आकार मानक न्यूनतम आयाम क्या होता है? तो जीआई प्लेट इलेक्ट्रोड के आकार का मानक न्यूनतम आयाम क्या होता है? 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर में। जीआई के स्थान पर तांबे के प्लेट इलेक्ट्रोड का उपयोग करते समय सुरक्षित आर्थिंग के लिए तांबे के प्लेट की विशिष्ट न्यूनतम मोटाई क्या सुनिश्चित करती है? तो तांबे के प्लेट की विशिष्ट न्यूनतम मोटाई क्या सुनिश्चित करेगा? तो इसका सुनिश्चित करता है 3.15 मिलीमीटर को, तो 3.15 मिलीमीटर। प्लेट इलेक्ट्रोड को प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसके ऊपरी सिरे की जमीन की सतह से कितनी न्यूनतम गहराई पर रखा जाना चाहिए? प्लेट इलेक्ट्रोड की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसके ऊपरी सिरे की जमीन की सतह से कितनी न्यूनतम गहराई रखा जाना चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर। करें कि यदि एक प्लेट के इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध वांछित मान से अधिक है, कई प्लेटों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए कि उनके बीच का न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो कई प्लेट को कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ना है उसको कैसे? तो कम से कम 8 मीटर की दूरी के समानांतर पर जोड़ना चाहिए, कम से कम 8 मीटर की दूरी पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। करें कि चट्टानी या रेतीले क्षेत्र में अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित विधि है? तो इसका कौन सा? इलेक्ट्रोड के चारों ओर चारकोल, कोक और नमक डालना होता है, चारों ओर चारकोल, कोक और नमक डालते हैं। नेक्स्ट है 53 के दस्तावेज के अनुसार नियमित अंतराल पर अर्थपीठ में पानी डालने से अर्थ इलेक्ट्रोड सिस्टम के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नियमित अंतराल पर अर्थपीठ में पानी डालने से अर्थ इलेक्ट्रोड सिस्टम के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध में को काफ़ी कम कर देता है, अर्थ इलेक्ट्रोड को काफ़ी कम कर देता है। मेगा ओम में उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए विशेष रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? व्यवहार में इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? एक होता है इंसुलेंस रेजिस्टेंस टेस्टर में मेगर के रूप में किया जाता है, इंसुलेंस रेजिस्टेंस टेस्टर के रूप में अपने सब कुछ करना चाहिए। बड़े विद्युत प्रतिष्ठानों में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए एक मानक ओममीटर या ब्रिज अक्सर के अनुपयुक्त क्यों होता है? अनुपयुक्त क्यों होगा? तो इसका होगा 55 के बी। वे बहुत कम प्रतिरोध को मापने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, न कि इंसुलेशन के अत्यधिक उच्च प्रतिरोध के। ठीक है। 56 1 मेगा ओम पर माप लेते समय मेगा ओम मीटर के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट की विशिष्ट सीमा क्या होती है? तो इसका करंट सीमा कितना? 5 से 10 माइक्रो एम्पियर होता है, 5 से 10 माइक्रो एम्पियर। मेगर का कार्य सिद्धांत में कौन सा घटक अस्थायी चुंबक, जनरेटर, एमीटर दोनों के लिए आवश्यक चुंबकीय का प्रभाव प्रदान करता है? तो ये अस्थायी चुंबक होता है। कौन सा? अस्थायी चुंबक है। सटीक इंसुलेशन परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए मेगर के सर्किट में वोल्टेज कॉइल जनरेटर के सापेक्ष कैसे जुड़ा होता है? मेगर के सर्किट में वोल्टेज कॉइल जनरेटर के सापेक्ष कैसे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है जनरेटर के टर्मिनलों के समानांतर में होता है, जनरेटर के टर्मिनलों के समानांतर में लगाया जाता है। मेगर के सर्किट में वोल्टेज कॉइल जनरेटर के सापेक्ष में कैसे? तो जनरेटर के टर्मिनलों के समानांतर में। नेक्स्ट है 59 जब हैंडल को स्थिर गति से घुमाया जाता है तो मेगर के अंदर क्या होता है? तो मेगर के अंदर क्या हुआ? यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा।
भैया तूफान ला